Hello students, good evening to all of you. I hope you are fine. You all are fine. My dear students, as you recommended me to take the topic related SST, your social studies, that sir please take the board related topic so that we can fulfill our needs regarding board exam. So my dear students, here we are going to start a new chapter according to your syllabus. The new chapter here begins, as you see, globalization and the Indian economy. Globalization and the Indian economy, क्या आप समझते हैं ग्लोबलाइजेशन से? Globe, you see, you have been seen, everyone, globe having all the structures, mapping of the world. As their globe we see unitedly, same wise, when our interactions were mutual action, trade of action, our interactions of different modes happen, then the whole world, every country of the world gets interconnected very well. And that interconnection to the communication level, trade level, movement level, export-import level, production level, and other all having features taking, then it all making a whole world as a globe and making a globalization. प्यारे बच्चों, ग्लोबलाइजेशन आज के इस टेक्नोलॉजी के टाइम में, बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि व्यापार के क्षेत्र में ट्रेड जो है, ट्रेड यानी व्यापार के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी तमाम जितनी है उनके क्षेत्र में, रॉ मटेरियल एंड देन द प्रोडक्शन को अगर देखें उसके लेवल के क्षेत्र में, एरिया में, तो एक मैसिव एस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. अगर हम शुरुआती 60 के आसपास या 90s कह लें, 90s के आफ्टर 90s, 20th के अर्ली सेंचुरी में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा लेवल पे चेंज दिखाई देने लगा. कुछ यूरोप के कंट्री, अमेरिका, जापान, यूरोप के कुछ और कंट्रीज़ को ले लो, फ्रांस, ये सब रैपिड ग्रोथ कर रहे थे. इन लोगों ने देखा कि ट्रेड में एक बहुत संभावना है, व्यापार से हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं. तो इन लोगों की नज़र, इनकी प्लानिंग ऐसे देशों पर भी गई who were growing. They tends to grow their economy. The country who tries to make their economy or tries to their area accommodated, their people accommodated, facilities were trying to provide. अपने लोगों को कुछ सुविधाएं, अपने लोगों के लिए व्यापार, ये अन्य चीज़ें सब बढ़ाना चाहते थे. तो ऐसे देशों पर भी उनकी नज़र गई, क्योंकि मैसिव प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, या ज़्यादा प्रोडक्शन हो और मुनाफा भी ज़्यादा हो, बेनिफिट्स भी ज़्यादा हो. तो ऐसे में निश्चित रूप से जो कॉस्ट है, कॉस्ट इज़ व्हाट, जो किसी भी प्रोडक्शन में कॉस्ट आती है, खर्च आता है, उसका ध्यान रखती है कंपनियां बहुत. देशों ने भी रखा, क्योंकि ज़्यादा मुनाफा यानी ज़्यादा डेवलपमेंट. तो ज़्यादा मुनाफा के लिए उन लोगों को अपनी जो लेबर कॉस्ट थी उसे घटाना था, और जो रिसोर्सेज थे जिससे प्रोडक्शन बन सकते हैं उनको बढ़ाना था, वो आसपास ही मिल जाएं, यानी जो एक ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च है वो भी बचे.
इन सब बातों को देखते हुए कंपनियों ने अपना एक मल्टीपल व्यू, एक उद्देश्य सेटअप किया और बहुत से जो अग्रणी व्यापारी थे जिनके पास इकोनॉमिक हैंडल जो है पावर थी, उन लोगों ने आगे बढ़ कर के कुछ रूल्स सेटअप किए, कुछ ऐसे देश सेटअप किए, कुछ ने अपने यहाँ इनवाइट भी किया। चाइना जैसे कंट्री ने 1960 के आसपास वी एंड चाइना मीन्स इंडिया एंड चाइना वर नियरली इक्वल, लेकिन चाइना गेट वन स्टेप अहेड। ही इनवाइटेड, चाइना इनवाइटेड अदर कंट्रीज मेकिंग देयर पॉलिसीज़ वेरी सिंपल। अपने नियम को उन्होंने बहुत सरल किया एंड वेलकम्ड द अदर कंट्रीज टू produce their production, to make their technology share, to form the utilities, to form the equipments, to form the instruments. Major technologies China wants to share with that developed countries, those developed countries. चाइना ने बहुत ही सरल तरीके से अपने यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराई और आज चाइना सभी को सप्रेस करता हुआ कितनी तेज़ी से उभर रहा है, ये आप सब भी जानते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं प्यारे बच्चों, ग्लोबलाइजेशन और उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करते हुए चलें तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, इनलैंड प्रोडक्शन आर मल्टीनेशनल। यू सी हियर प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, अपने ही देश में क्यों नहीं बना सकते हैं सब लोग? हर देश में सब रॉ मटेरियल तो है नहीं, तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ होना ही है। अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोगों को रिसोर्सेज दिखाई दिए, कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट भी था, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट था तो उसको तोड़ने के लिए, रिड्यूस करने के लिए दूसरे देशों ने प्रयास भी किया कि यस आप आए यहाँ पे, हम आपको लेबर सस्ता देंगे, लेबर कास्ट आपको बिल्कुल कम आएगी, लेबरर्स आपको स्किल्ड मिलेंगे। तो उन्होंने ऐसी कोशिश की कि उन्हें स्किल्ड और अनस्किल्ड यानी कम पैसे में और स्किल्ड जिन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़े, ऐसे लेबरर उन्हें जल्दी मिल जाए। ऐसे में उन लोगों ने, जो मल्टीनेशनल इसलिए कहते हैं कि दे आर सेटिंग देयर बिजनेसेस इन डिफरेंट कंट्रीज़, मोर देन वन कंट्री, इसी को बोलते हैं मल्टीनेशनल। तो मल्टीनेशनल कंपनीज आर बेस्ड ऑन ओनली बेनिफिट्स ऑफ देयर ओन, बट इन देयर बेनिफिट द बेनिफिशियरी इज आल्सो दैट कंट्री वेयर दे आर मेकिंग प्रोडक्शन। यानी बेनिफिशियरी अगर कंपनियां जो है बेनिफिट्स अगर कंपनी ले रही है तो थोड़ा बेनिफिट या बेनिफिशियरी वो देश भी हो जाता है जहां पर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में ये ग्लोबलाइजेशन, ये वर्ल्ड ट्रेड, एक व्यापार का जो कनेक्टिंग जो है सीन आपके सामने इस समय दिखाई देता है कि आपके हाथ में मोबाइल किसी का, पेन किसी कंपनी का, किसी देश का, बाइक किसी देश की, उसके इक्विपमेंट्स किसी देश के, ऐसा जो एक सेटअप आप अपने आसपास देखते हैं। घड़ी आपकी तो घड़ी के अंदर के पार्ट्स किसी और देश में बन रहे हैं, कंपनी का लोगो या कंपनी जहाँ की ओरिजिन है वो कहीं और देश की। आप देख लें अपने मोबाइल को ही, आप अपने मोबाइल को देखें तो ओरिजिन है कंपनी की अमेरिका की, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो बन रहे हैं उत्तरी कोरिया में, ताइवान में, चाइना में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्किल्ड प्लस लो कॉस्ट लेबर है। तो वहाँ से करा के फिर से सामान को एक्सपोर्ट करा कर जहाँ कंपनी है वहाँ लाकर मेन है वहाँ पे असेंबल्ड करके और फिर सेल किया जाता है। उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम बेनिफिट। मैक्सिमम बेनिफिट का ही सीन मल्टीनेशनल कंपनीज़ का है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इन्हीं हेड्स को आगे बढ़ाएं और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं
ये कंपनियां अपने सुपरविज़न में ही दूसरे देश में ओपन करती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री कर दिया, इनका सुपरविज़न होता है, इनके सर्विस सेंटर होते हैं। अगर कंपनी यहाँ नहीं खोल सकती है, अगर आपके हाथ में जो मोबाइल है अगर यहाँ कंपनी नहीं है, तो उन्होंने इसके सेटअप के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर सर्विस सेंटर खोल रखे हैं, और सर्विस सेंटर के रूप में भी हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, क्योंकि सर्विस सेंटर पर तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जहाँ जिस देश में है। यानी कहीं न कहीं से बेनिफिशियरी दोनों लोग हैं, एक सिम्बायोटिक एक्शन हो रहा है। उम्मीद है आप बात समझ रहे हैं। रीज़न फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी एट द ग्लोबल लेवल। रीज़न आपको अभी इसी बात में आ गया कि क्या रीज़न है जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ ग्लोबल लेवल पे बनाना चाहती हैं। भाई आप ध्यान दें ज़रा सा, इस समय चाइना भारत से बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टील को इंपोर्ट करता है। अब अगर चाइना ढेर सारी मात्रा में स्टील लेगा तो भारत का जो गुड क्वालिटी का आयरन है वो चाइना जाएगा। जो रॉ मटेरियल है उसकी कास्ट ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो फिनिशिंग मटेरियल बनता है, जब प्रोडक्ट बन जाता है, उसकी कास्ट ज़्यादा होती है। तो चाइना जिस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि हमें स्टील उसे ज़्यादा देना चाहिए? निश्चित रूप से आपका आंसर आ रहा होगा, नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टील ज़्यादा इंपोर्ट अगर हो जाएगा चाइना को, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देंगे, चाइना हमसे इंपोर्ट अगर कर लेगा, फिर क्या होगा? फिर हमारे यहाँ जो कंपनीज़ हैं जो आयरन पर, स्टील पर डिपेंड हैं, उन्हें तो महंगे दामों में मिलेगा, यानी हमारे यहाँ की चीज़ें क्या होंगी? महंगी हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट को ये सब भी बहुत ध्यान रख करके देखना चाहिए, और देखना पड़ता है, और गवर्नमेंट देखती भी हैं। सभी देश अपने यहाँ के लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज़ का अपना बेनिफिट होता है, इसीलिए उन्हें जहाँ भी सस्ता मिलेगा वो वहाँ जाएंगे। उन्हें जहाँ भी लेबर कॉस्ट सस्ती होगी, जहाँ पर रॉ मटेरियल सस्ता होगा, वहाँ वो मूव करके जाएंगे और वहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे। अगर हम अंडरलाइंस को देखें यहाँ पर, तो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन का क्या मतलब है? इंटरलिंक है प्रोडक्शन। क्या है? इंटरलिंक है। इंटरलिंक कैसे? भाई अभी आपको बताया गया ना कि प्रोडक्शन छोटे छोटे पार्ट्स कहीं बने, डिज़ाइन और लोगो यूएस में बना कि इस डिज़ाइन का बनेगा ऐसे, उसके एक पार्ट्स कहीं ऑर्डर कर दिए गए, दूसरे पार्ट्स कहीं ऑर्डर कर दिए गए, बॉडी पार्ट्स कहीं ऑर्डर हो गया, आपका कवरिंग या जो स्टील मटेरियल है वो कहीं ऑर्डर कर दिया गया। तो इस तरीके से इंटरलिंकिंग एक आपको दिखाई देता है रिलेशन। इंटरलिंक आपस में जुड़ा हुआ व्यापार दिखाई देता है कि डिपेंड है, यानी जहाँ से भी मिल जा रहा है वहाँ से असेंबल्ड करके हम ट्रेड को करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन और कुछ नहीं है, रैपिड इंटरेक्शन है, ट्रेड है जो इंटरलिंक है आपस में आज के समय में। तो ग्लोबलाइजेशन का मेन जो थीम है वो ट्रेड ही ज़्यादा है, मूवमेंट भी है, लोग एक दूसरे देशों में जाते हैं, जॉब पाते हैं, अर्निंग मोर, द एस्पेक्ट ऑफ अर्निंग मोर, वांट ऑफ अर्निंग मोर, जॉब पाया अर्निंग के लिए, मूवमेंट यानी टूरिज़्म से। तो जो मूवमेंट है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, यही पूरी कंट्रीज़ को एक्रॉसली इंटरलिंक किया हुआ है, और इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड, अभी जितनी भी बातें हुई, हमने कहा आप अपने घर में चारों ओर देख लें तो आपको फॉरेन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट आए कैसे? फॉरेन ट्रेड से आए, विदेशी व्यापार से आए। तो जो फॉरेन ट्रेड है उनका इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मार्केट भी इंटीग्रेटेड है।
बिल्कुल आपको लगता होगा अलग है, बट दे आर यूनाइटेड, दे आर इंटरलिंक्ड। तो इंटीग्रेटेड मार्केट है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट मार्केट है, सबका ऐसा आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपस में टेंडर से, रूल से, नियमों के माध्यम से और एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो वो क्या है, वो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट के रूप में हमारे सामने है। फिर क्वेश्चन आ भी गया अभी तक आपको जो बताया कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब इसका आंसर आप लोग देंगे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। प्यारे बच्चों, अब आपने जितनी भी बातें सुनी हैं इसी को आप ध्यान में रखकर ग्लोबलाइजेशन का अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ के ग्लोबलाइजेशन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। आइए हम नेक्स्ट ध्यान दें। ग्लोबलाइजेशन से ही कंप्लीटली इंटरलिंक्ड या लिंक्ड या उसी का मोनोमार्क WTO आपको यहाँ लिखा दिख रहा है। WTO सबके मुंह से आवाज़ आ रही है, यस, वेरी गुड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक विश्व व्यापार संगठन बना। अच्छा, बना क्यों होगा? इसे क्या गरीब देशों ने बनाया होगा? पुअर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज? नो नो नो, यस, यू आर सेइंग राइट, डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाया होगा। किसने बनाया होगा? डेवलप्ड। फ्रांस, जापान, अमेरिका उस समय करीब करीब 1947 के आसपास जब हम लोग आज़ाद हुए, इंग्लैंड आल्सो, जब हम लोग आज़ाद हुए थे जिस समय 1947 में, उस समय बहुत तेज़ी से व्यापार अपने जोरों पर था। सभी देश जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वो नई नई जगह, कॉलोनीज़ को तलाश रहे थे। भारत भी एक कॉलोनी ही था, है ना, उपनिवेश जिसको बोलते हैं, कॉलोनी। भारत, इंडिया अंग्रेज़ों का कॉलोनी ही तो था। यहाँ से कॉटन को सस्ते में ले जाते, यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ते में ले जाते, यहाँ से फूड प्रोडक्ट्स को सस्ते में ले जाते, पैकेजिंग करके वहाँ से सूट के रूप में हमारे रॉ जो कॉटन है उसे, कपास यहाँ से ले जाते थे कॉटन को, और वहाँ पर खूब अच्छे से बना के पैकिंग करके और ब्रांडेड कह के भारत में महंगे दामों में बेचते, दूसरी जगह महंगे दामों में बेचते। यहाँ पर अच्छे से लेबरर्स को दबा रखा था और बिल्कुल भी उठने का बिल्कुल कोई साहस भी नहीं कर सकता था, पैसे मांगने की तो दूर की बात है। इसलिए WTO जब धीरे धीरे करके 1947 तक आते आते कॉलोनीज़ भी ख़त्म होने लग गई, और कॉलोनीज़ के ख़त्म होने से लोगों को अब दूसरे देश, इनलैंड्स की तलाश थी। इनलैंड में क्या रहा? इनलैंड की तलाश में कॉलोनीज फिनिश, इनलैंड की शुरुआत शुरू। दूसरे देशों के लिए जाने की जब सर्च उनकी हुई तो उनको एक ऐसे संगठन की भी ज़रूरत महसूस हुई जो संगठन ट्रेड को उनके बेनिफिट के लिए अच्छे से देख सके। तो उस समय अक्टूबर 30, 1947 में एक GATT का एक निर्माण किया गया। इसमें सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उन लोगों ने प्लान के बना करके अपने रूल्स, बेनिफिशियरी रूल्स अपने बनाए, अपने बेनिफिट के लिए रूल बना करके वो दूसरे देशों पर एक दबाव बनाने लग गए कि आपको ट्रेड बैरियर हटाना पड़ेगा, आपको हमारे यहाँ से सामान लेना पड़ेगा, हम आपके यहाँ व्यापार करना चाहते हैं तो हमको आप रोक नहीं सकते हैं। ऐसे कुछ रूल्स बना करके गैट के अंतर्गत, आपको गैट का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। तो 1947 में गैट का जब फॉर्मेशन किया तो ये लगभग इसमें 8 सिटिंग्स हुई, 8 बैठक हुई 1994 तक। बार बार ये देशों को बुलाते, एक समिट क्रिएट करते कि आइए हम लोग व्यापार के लिए कुछ कोशिश करें। लोग जब उनके ही बेनिफिट की ज़्यादा देखते, डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, तो फिसल जाते थे कि भाई नहीं नहीं, हम इसमें नहीं रहेंगे, हमारा इसमें फ़ायदा कम है।
यू आर बेनिफिटिंग मोर, वी आर गेटिंग लेस। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे वो भी मना कर जाते थे। बाद में धीरे धीरे 8 सीटिंग के बाद में अप्रैल 15, 1995 में मोरक्को में WTO के नाम से रजिस्टर किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। उसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ ने उस ऑर्गेनाइजेशन को बना करके उसके कुछ ट्रेड के रूल्स सेट किए, और वो रूल जब सेट हुए तो उसमें बहुत सारे देशों को शामिल किया, लालच दिया। भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो थी ही, तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लालच दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लालच दिया कि हम आपके यहाँ ये डेवलपमेंट भी कर देंगे। तो WTO एक तरीके से एग्जिस्ट करने लग गया 1995 में। मोरक्को में उसका हेडक्वार्टर जो है मोरक्को में साइन किया गया, और जो उसका हेडक्वार्टर था वो जिनेवा में। ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे और जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है। तो उनका हेडक्वार्टर जिनेवा में बनाया गया, और अल्टीमेटली 2015 तक जो उसमें मेंबर थे 165 हो गए, साइन किए। अब इसमें लगभग 165 मेंबर्स हैं। 164th मेंबर में शायद अफ़गानिस्तान भी था, लास्ट में अभी कोई और एक ऐड हुआ। तो WTO अब क्या देखेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखेगा, एक नियम सेट करेगा कि भाई आप व्यापार रोक नहीं सकते हैं। इसी का फ़ायदा उठा करके चाइना ने अपने व्यापार को दूसरे देशों में बहुत बढ़ा लिया, और जब दूसरे देशों में बढ़ा लिया तो वहाँ की इकोनॉमी भी टूट गई। क्यों? क्योंकि जो लोकल कंपनीज थे, लोकल प्रोड्यूसर्स थे, लोकल प्रोड्यूसर्स उनके आगे टिक नहीं पाए, क्योंकि उनका प्रोडक्शन चीपेस्ट था। अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो भी देखें, अमेरिका में केवल 1% फार्मर हैं, और 1% फार्मर आधी दुनिया को अपना माल सप्लाई कर देते हैं। इतना तगड़ा उनका ट्रेड है। तो 1% का मतलब बीइंग सीइंग मेंबर्स दे आर वेरी लेस। 1% बहुत कम हो गए मेंबर के रूप में, और इकोनॉमी पर इतना ज़बरदस्त उनका प्रभाव कि वो आधी दुनिया को सप्लाई कर दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो उन्हें जब ज़्यादा फ़ायदा होगा तो वो अनइमेजिन्ड चीपर क्वालिटी, चीपेस्ट वे में वो सप्लाई कर देंगे, ऐसा कि दूसरे भारत जैसे देशों के जो किसान हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी कॉस्ट वैल्यू ही ज़्यादा है। आपको पता है 75% किसान यहाँ पर भारत में किसान हैं। नंबर ऑफ पॉपुलेशन सो ह्यूज देन दैट ऑफ 75%, इट बिकम्स अ ह्यूज नंबर। अगर वो कुछ बेनिफिट भी पाएँ तो जो बट करके इनकम पर कैपिटा आएगा उनके लिए वो तो बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए भारत का बेनिफिट फार्मर्स के बिहाफ में बहुत कम हो जाता है। इससे बचने के लिए कुछ उपाय हैं। वो उपाय क्या हो सकते हैं? ट्रेड बैरियर्स के रूप में हो सकते हैं। ट्रेड बैरियर क्या है? भाई आप आने वाले सामान पे टैक्सेस ज़्यादा कर दो। जो सामान जो है इंपोर्ट हो रहा है, जो हमें सामान बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, उस पर हम टैक्सेशन बढ़ा दें। जब टैक्स बढ़ा देंगे तो भले उनके यहाँ सस्ता पड़ रहा है, हम उस पर टैक्स डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, ये तो रूल है। ये देश, इसके लिए WTO नहीं रोकता। हाँ, अनबन हो सकती है, आपस में कोल्ड वार हो सकता है कि जैसे अमेरिका ने चिल्लाया था कि भारत अपने यहाँ मुझसे टैक्स ज़्यादा लेता है, जबकि मैं उसे अपने यहाँ पर टैक्स में बहुत छूट दिए हूँ, अब मैं स्पेशल जोन से उन्हें बाहर कर दूँगा। लेकिन भारत इसके आगे झुका नहीं। बात समझ आ रही है आपको? तो हम टैक्स बढ़ा करके ट्रेड बैरियर्स लगा सकते हैं। जैसे चाइना के टॉयज़ हैं, चारों तरफ दिखाई देते हैं, हम इनका एक कोटा भी लिमिट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा टॉयज़ नहीं आने चाहिए। तो जो यहाँ के लोकल टॉय मेकर्स हैं उनका मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी। तो इंडियन इकोनॉमी पे असर आएगा कि नहीं आएगा? तो इंडियन इकोनॉमी के लिए हमें जो प्रधानमंत्री जी का नारा है वोकल फॉर लोकल, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बहुत सशक्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है सशक्त भारत बनाने के लिए। एम्पावरमेंट हम सभी लोगों से ही आएगा।
आइए कुछ क्वेश्चन पर ध्यान दें, आपको इनके आंसर ढूंढने हैं, बताना भी है। What were the reason for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government? What were the reason? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो कौन से कारण थे जिसके कारण कुछ बैरियर्स को पुट किया है, ट्रेड बैरियर को इम्पोज किया है। आपको इसका आंसर करके बताना है। अभी जो हमने बताया इसी में इसका आंसर है। टेक्स्ट बुक आप पढ़ेंगे आपको थोड़ा इसका आंसर मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, हाउ हैज़ द कंपटीशन बेनिफिटेड द पीपल ऑफ इंडिया? पीपल ऑफ इंडिया, कंपटीशन ने इंडियन पीपल को कैसे बेनिफिट किया है? थोड़ा आपको हिंट कर दें इसके बारे में, बाकी आपको इसका आंसर खुद ढूंढना है। भाई कंपटीशन से क्या होता है? कंपटीशन से चीज़ें लो प्राइस में मिलेंगी, लेकिन जो क्वालिटी होगी वो आपको मेंटेन्ड मिलेगी। बाहर से कंपनियां आएंगी, अगर कंपटीशन होगा दो कंपनियों में तो उनमें जो क्वालिटी है उसको लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पैसे यहाँ के लोगों को ज़्यादा मिलेंगे, यानी लेबर कॉस्ट भी यहाँ के लोगों को ज़्यादा मिल सकती है। तो लोगों के हाथ में क्या आया? चीप एंड बेस्ट। इसी आधार पर आप इसका आंसर ढूंढेंगे। प्यारे बच्चों, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कुछ इसमें से आ सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप सब इसे अच्छे से तैयार करेंगे और इसका आंसर ढूंढेंगे। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगी है तो आप बताएंगे। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।